चारुल। एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उद्यमिता, वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा भी जाता था कि जहाँ न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, जहाँ नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां भी पहुंचे मारवाड़ी। यानी प्रतिकूलता में भी राजस्थान के लोगों ने, मारवाड़ी लोगों ने इसी उद्योगशीलता के आधार पर अपनी पहचान बनाई है। आज कर्नाटक में भी, बेंगलोर में भी लाखों लाखों परिवार, अच्छी बात यह कि व्यापार में कर्नाटक की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं और यहाँ की परिश्रम की पूंजी से राजस्थान में भी सामाजिक बदलाव के लिए जो अलग अलग तरीके से वहाँ जो सेवा का काम होता है, कोई पुराने समय में सेठ साहूकार पानी के कुंड बनाते थे, धर्मशालाएं बनाते थे, आज नई पीढ़ी के लोग विद्यालयों का नवीनीकरण है, नए तरीके के विद्यालयों के जो लाइब्रेरीज हैं उनके लिए जो सामाजिक रूप से कम्युनिटी सेंटर्स हैं, तो किसी न किसी तरीके से वो रूट्स से जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम का राजस्थान फाउंडेशन का, इस बेंगलोर चैप्टर का भी सचिन पांड्या जी, इनकी पूरी टीम की एक कोशिश है कि यहाँ पर लोगों में एकजुटता भी रहे, अपनी संस्कृति को भी हम लोग आपस में निभाते रहें और अपने प्रदेश में जितना हमसे हो सके हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें। एक चीज़ और समझना चाहूँगी, यहाँ पर जब हम बात करते हैं, क्योंकि बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी है, आईटी हब है, यहाँ का जो यूथ है, ठीक है, प्रवासी राजस्थानी जो यहाँ पर हैं, उनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप थोड़ा सा अलग है, संस्कृति राजस्थान की अलग है। उन्हें किस तरह से जोड़ा जाएगा ताकि वो एक बार फिर से अपनी माटी से उसी तरह से लगाव तो उनका है, लेकिन उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जेनजी की जो चॉइसेस, डिमांड्स हैं, वो काफ़ी बदल चुकी हैं पिछले कुछ समय में। देखिए, मकसद ये बैक टू बेसिक्स, जो हमारी बुनियाद है, जो रूट्स हैं, तो इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से जो जैन जी है, नई पीढ़ी है, आप उसको कुछ भी नाम ले दीजिए, लेकिन मैं देखता हूँ और ये आश्चर्य ही है कि जिनके परदादा किसी ज़माने में उनकी ख्याति थी, बीच के कालखंड में यदि शिथिलता आई तो आज उनके पड़पोते ने अपने गांव में, अपने ज़िले में, अपनी तहसील में और कहीं ना कहीं अपने आप को उससे जोड़ने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है कि इससे राजस्थानी भाषा, राजस्थानी संस्कृति जो भले ही पैदा यहाँ हुआ होगा, लेकिन उनकी जड़ें तो वही हैं, तो जड़ों की तरफ लौटें और वहाँ इन्वेस्ट करें। वहाँ पर इतना पोटेंशियल राजस्थान की धरती में है, किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ये इनोवेशन है, एक तरीके की शुरुआत है। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रयासों से राजस्थान को निश्चित रूप से ताकत मिलेगी। प्रवासी राजस्थानी आप सभी का धन्यवाद करें, क्योंकि पहली बार, अभी हमारी जो प्रवासियों से बातचीत हो रही थी, उनका कहना है पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने सुध ली है प्रवासियों की। उम्मीदें और ज्यादा तब बढ़ जाती हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यहाँ पर राजस्थान भवन बनाने की मांग करते हैं। उम्मीदें बहुत सारी है राजस्थानियों की, प्रवासी राजस्थानियों की। क्या लगता है कुछ चैलेंजेस रहेंगे इन्हें पूरा करने में? देखिए, कोशिशें तो पहले भी हुई हैं और कोशिशें कामयाब भी हो जाती हैं और कोशिशें एक सोपान है, शुरुआत हुई और लेकिन आज भजनलाल जी की लीडरशिप में और जो इनिशिएटिव लिया गया है उसमें मुझे लगता है एक विज़न है, दूर तक की दृष्टि है और इस लिहाज से राजस्थान और कर्नाटक भी कहीं अलग नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी कर्नाटक के भी आर्थिक तंत्र को ताकत देता है। हमारे लोगों के हाथ का हुनर, हमारी बौद्धिक क्षमता, मैं देखता हूं कि भले ही बेंगलोर सिलिकॉन वैली है, लेकिन हमारे दूर दराज के छोटे गांव से भी इस आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। अच्छे उद्योगपति यहाँ हैं, हर सेक्टर में हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान तो अपने आप में कर्नाटक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला प्रदेश है। अच्छा, उद्योग की बात हो रही है, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी। जो प्रवासी राजस्थानी हैं वो ज़रूर ये चाहते हैं कि अपनी कर्मभूमि से अपनी मातृभूमि के लिए सहयोग करें, उसके विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएं। सरकार की और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि प्रवासियों के लिए मददगार साबित होंगी, और यहाँ पर जो प्रवासी हैं क्या उनके लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि वो सीधा सरकार से जुड़ सकें, क्योंकि उन्हें सरकार से उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कैसे वो आर्थिक सहयोग में, विकास की रफ्तार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं इंतजार करूँगा मुख्यमंत्री जी के भाषण का, क्योंकि उनके वो खुद कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन राजस्थान आज बदल गया है, अब राजस्थान राइजिंग राजस्थान है और हम लोगों ने रिसर्जेंट राजस्थान से राइजिंग राजस्थान तक की जो यात्रा तय करी है। तो कोई ज़माना था जब राजस्थान के बारे में कहते थे सड़कें ठीक नहीं हैं, पावर की कमी है, कनेक्टिविटी की कमी है, ट्रेन्स की, रोड कनेक्टिविटी की, एविएशन की। तो मुझे लगता है कि राजस्थान ने वो सारे सोपान तय किए हैं। आज अच्छी सड़कें राजस्थान में हैं, आज पावर क्राइसिस नहीं है और सबसे बड़ी बात, एक जो माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, राजस्थान में उस तरीके का वातावरण अब निवेश का है
और मेरे ख्याल से सोलर में तो राजस्थान ने इतना अद्भुत किया है कि अंतरिक्ष से कोई देखता है तो राजस्थान का सोलर पार्क ऊपर से भी दिखता है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, खासकर पानी को लेकर। पांचना बांध की बात कर लीजिए, यमुना जल समझौता हो गया, सोलर का आपने जिक्र किया, कानून व्यवस्था, हर चीज़ पर काम किया जा रहा है। आने वाले वक्त में और सरकार क्या करने वाली है, प्रवासियों के लिए भी और वहाँ के लिए भी, राजस्थान के लिए कुछ बताना चाहेंगे? जो राइजिंग राजस्थान का जिक्र किया वो एक शुरुआत थी और उसमें कई लाखों करोड़ों के एमओयूज भी हुए, काफ़ी कुछ धरातल पर भी हैं। तो राजस्थान उसको आगे बढ़ा रहा है, राजस्थान की सरकार उस पर फोकस कर रही है। जो मैंने कहा कि हेल्प डेस्क, और ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, सरकार तो इससे आगे बढ़ के ऑफर कर रही है। कई सेक्टर में जीएसटी एग्जम्प्ट कर रही है, कई सेक्टर में रिजर्व प्राइस पे लैंड आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सहूलियतें विकसित हुई हैं और उसके कारण राजस्थान की जो आर्थिक जो तरक्की है। और चलिए, शुक्रिया। सतीश पुनिया जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये, और राइजिंग राजस्थान की जो परिकल्पना की गई थी और राइजिंग राजस्थान अब किस तरह से नज़र आता है, इसमें जो भी चैलेंजेस आएंगे उन्हें पूरा भी किया जाएगा। आप देख भी सकते हैं, सतीश पुनिया जी का स्वागत भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो दीपिका, कई मायनों में आज का ये जो कार्यक्रम है वो खास है, क्योंकि प्रवासी राजस्थानियों की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है उस वक्त का जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर आएंगे और जो अनाउंसमेंट्स होनी है, क्योंकि यहाँ पर एमओयू भी होने हैं, इसलिए ये उम्मीदें और ज्यादा हैं। जो भी प्रवासी हैं वो ये चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि के विकास में वो भी सहयोग दे, और खासकर जब उसकी इबारत यहाँ से लिखी जा रही है, बेंगलुरु जो कि सिलिकॉन सिटी है, आईटी हब है, इसलिए ये उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम उस जगह पर वो घोषणाएं सुनने वाले हैं जो कि खुद में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे मानी जाती है। बिल्कुल चारों देखिए, आप सभी के जरिए अपने दर्शकों तक हर एक तस्वीर बेंगलुरु से हम दिखा रहे हैं, और आज देखिए बेंगलुरु में राजस्थानी रंग